नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड नंबर 48 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आप सबके सहयोग से यह यात्रा पिछले 48 दिन से अनुरोध आप जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट काम कर रहे हैं उनको आपसे रूबरू कराते हैं। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक शिक्षक हैं कैथल हरियाणा से, जगबीर सिंह जी। जगबीर सिंह जी कला के शिक्षक हैं, लेकिन कला के अलावा बहुत सारे सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं। उन्होंने कई सारे कला उत्सव में अपने विद्यालय में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उनके बच्चे राज्य स्तर पर पुरस्कार जीतते आए हैं। बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं बहुत पहले, और बहुत सारे अखबारों के लिए लेखन, संपादन, उप संपादन आदि का कार्य किया है। तो आज हमारे साथ हैं कैथल हरियाणा से जगबीर जी, और रोज की तरह हमारे साथ ऋषिकेश से श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी। मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों मेहमान, स्वागत है सर आप लोगों का। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने मेरे शो में मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ आए, आपने हमारे लिए समय निकाला कैथल से, और पूरे देश के स्वागत आपका है सर, आपने हमें याद किया। नहीं सर, आपकी काबिलियत है जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप बहुत वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षक हैं, और हम चाहते हैं कि आपके अनुभवों का लाभ पूरे देश के शिक्षकों को जी मिले। जी भट्ट साहब। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि आप कैसे बचपन से आपकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से हुई, और आप कैसे शिक्षा और कला की ओर जुड़े। आपका जी सर, कला की ओर आपका जुड़ाव जी कैसे हुआ? सर, एक्चुअल में मेरे जो पिताजी थे वो भी एक शिक्षक थे। तो हमारा जो रहन सहन था वो लगभग सारा रोहतक में ही हुआ पहले, और रोहतक में ही मेरी सारी पढ़ाई हुई। तो उसके बाद जो जो उम्र बढ़ती गई, हमने 10th के बाद यहाँ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स है ITI रोहतक में, अब तो वो बंद हो गया है। डिप्लोमा होता था उसमें 2 साल का। तो वहां से हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया था। तो उस वक्त डिप्लोमे में एक तो लैंडस्केप होता था और मॉडल होता था। मेन 2 ही विधाओं में हमारे को काम करवाया जाता था। साथ में क्राफ्ट के अंदर खड्डी का काम होता था, जिस तरह दरी वगैरह बुनना, ये खेस वगैरह बनाना, जो हमारे हरियाणवी भाषा में खेस बोलते हैं उसको। तो इस तरह का काम होता, तो वो हमने सीखे। 1987 में मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरा सौभाग्य हुआ कि मुझे अखबार में काम करने का मौका मिला। तो 2-3 अखबारों में मैंने काम किया। एक जिसमें भारत जननी लोकल पेपर था रोहतक का ही, मिलाप संदेश दिल्ली से था, और एक इवनिंग पेपर था रोहतक का, रोहतक पोस्ट के नाम से। तो उसके अंदर मुझे सह संपादक का काम करने का मौका मिला। तो 1993 में 1993 में जॉब मुझे मिली। तो पहला जो मेरा मैं 2 ही स्कूलों में मैंने जॉब किया है। एक था राजकीय मॉडल माध्यमिक विद्यालय था कठवाड़ में, डिस्ट्रिक्ट कैथल में ही है, और अब जो दूसरा विद्यालय है वो क्योड़क में है। तो 14 साल मुझे वहाँ काम करने का मूल्य कठवाड़ में मौका मिला, और उसके बाद मैं क्योड़क में हूँ। इस दौरान काफी लंबा संघर्ष रहा। साथ साथ जो एक्स्ट्रा वर्क थे, जिस तरह जॉब जब तक मेरे को नहीं मिली थी, तो मैंने सोसाइटी वगैरह जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो खोला था। गरीब बच्चों को उसको जो अपनी कुर्सियां बुनने का काम है, जिस तरह सिलाई सेंटर है, इस तरह का काम मैंने किया। और मजे की बात मैं एक आपको बता दूं, जो मैंने जो वो कुर्सी बुनना सीखा था, हमारे यहाँ एक महाविद्यालय है IG कॉलेज के नाम से।
तो वहाँ एक दिव्यांग अध्यापक थे जिन्हें दिखाई नहीं देता था, तो मेरा उनके साथ सानिध्य था, तो उन्होंने मुझे कुर्सी बुनना सिखाया, फिर मैंने आगे बच्चों को सिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये कार्य मेरा स्कूल के अंदर भी रहा। मैं जब कठवाड़ में था तो मैंने वहां जो स्कूल की जितनी कुर्सियां होती थी मैं खुद भी भरता था, मैं बच्चों को भी सिखाता था। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर ये आप चूंकि पहले पत्रकारिता के पेशे में थे, तो जी। वो बहुत अपने आप में सम्मानजनक पेशा है पत्रकारिता, तो आप पत्रकारिता से शिक्षा में आने का क्या कारण रहा सर? पत्रकारिता में ऐसा था सर, जो मेरे को पेपर मिले हुए थे वो जो नेशनल लेवल के थे वो नहीं थे। और उससे पहले पत्रकारिता में आने से पहले मैंने डिप्लोमा किया था आर्ट एंड क्राफ्ट का, क्योंकि मेरी रुचि थी। तो मेरे एक अनुज, DS अनुज के नाम से बहादुरगढ़ से एक मित्र, लगा लो गुरुजी थे वैसे तो मेरे, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने अखबार में काम किया। तो जब वो काम कर रहे थे उसी दौरान बीच में वैकेंसी निकल आई थी और मैंने अप्लाई कर दिया था। इच्छा तो मेरी वहीं टीचिंग की थी। जॉब तो ये भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मंत्रियों के साथ उठना बैठना, उनके साथ इंटरव्यू वगैरह वो सारा रहता था। लेकिन श्योरिटी उसमें नहीं थी कि मुझे जो है नेशनल लेवल का कोई अच्छा अखबार मिल जाएगा। तो वो पिताजी ने भी थोड़ा फोर्स कर दिया कि भाई नहीं, आप जो है ना गवर्नमेंट जॉब में जाएं, और उसी का आपने डिप्लोमा किया। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया सर। पत्रकारिता का जो आपका अनुभव रहा, उसका शिक्षण में आपको क्या फायदा मिला? उसका बहुत फायदा है सर। जिस तरह अब हमारे स्कूल में हमने मैगजीन वगैरह निकाली है, जी जी। तो मैगजीन जो निकाली है उनमें हमने बच्चों के ग्रुप बनाए, 6 बच्चों का ग्रुप था। तो उनको जो हमने पत्रकारिता का वो अनुभव उसके साथ बच्चों के साथ शेयर किया। बच्चों को किस तरह खबर लिखनी होती है, उसमें कैसे एडिटिंग है, प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है, और उसको अंडरलाइन करके कहाँ उसको दिखाना है भाई ये यहाँ गलती है तो इसको ऐसे ठीक किया जाए। तो सर आज आज कथा सम्राट प्रेमचंद जी की जयंती भी है। हाँ जी, हाँ जी। शुभ दिन है, और आज ही के दिन शहीद उधम सिंह आप लिखते भी रहे हैं पत्रकार के तौर पर, अखबारों में भी आपने लिखा, और उसके अलावा आप साहित्य लेखन में भी आप साधनारत रहे हैं। तो सर कुछ आप सुनाना चाहेंगे प्रेमचंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर? वैसे रचनाएं काफी हैं, लेकिन मेरे साथ समस्या क्या है कि मैं जिस तरह सर्विस कैथल करता हूं और मेरी रिहाइश है रोहतक में, तो वीकेंड पे मैं आता हूं, तो मेरी जो पब्लिश होने के लिए मैंने एक फाइल तैयार कर रखी थी, तो मैं स्कूल से डायरेक्ट रोहतक आ गया। लेकिन मेरे पास 2-3 रचनाएं हैं जो मैं एक आपको सुना देता हूं पहले, अगर वक्त रहा तो मैं दूसरी भी आपको सुनाऊंगा। स्वागत है, स्वागत है। हाँ जी, एक समाज से रिलेटेड थी, काफी टाइम पहले मैंने लिखी थी रचना कि जाने कैसा चलन हो गया, जाने कैसा चलन हो गया, आदमी बद चलन हो गया। हेलो, आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं आपको। अच्छा, आपकी पे तस्वीर नहीं नजर आ रही थी, मैं शायद कटना गया हूँ। आपको फुल स्क्रीन पे डाल रखा है हमने, ताकि अच्छा, दर्शक क्या बात है जी। जी। हाँ, तो जाने कैसा चलन हो गया, आदमी बद चलन हो गया, और अब मोहब्बत खरीदेंगे वो, अब मोहब्बत खरीदेंगे वो, बोलियों का चलन हो गया। बहुत बढ़िया। आजकल समाज में आप देख ही रहे हैं सर, तो उसके ऊपर ही लिखी थी, मुश्किलों की न राहें तको, मुश्किलों की न राहें तको, उनसे अपना लगन हो गया। वाह वाह वाह, बहुत और बढ़िया। जब हुई दर्द से दोस्ती, जब हुई दर्द से दोस्ती, जाने क्या क्या सृजन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह की रचनाएं थी सर। एक गजल और है, मैं बाद में कहोगे या आप कहोगे तो अब जैसा आप कहेंगे, आदेश देंगे वैसा करना। आदेश नहीं, आपकी इच्छा के ऊपर है ये। कलाकार को आदेश कोई नहीं दे सकता दुनिया में। नहीं सर, फिर प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ता है सर बहुगुणा जी, कलाकार के। तो एक है, दूसरी रचना सुनाता हूं मैं कि दर्द सीने का दिखाने की जरूरत क्या है। दर्द सीने का दिखाने की जरूरत क्या है?
जी, दर्द सीने का दिखाने की जरूरत क्या है और बेवजह अश्क बहाने की जरूरत क्या है। वाह वाह। 2 कदम साथ चलो और जुदा हो जाओ। आज के परिप्रेक्ष्य में जी, 2 जी कदम जी साथ चलो और जुदा हो बहुत जाओ, दूर तक साथ निभाने की जरूरत क्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बीच राहों में बिछड़ जाना बेशक, बीच राहों में बिछड़ जाना बेशक, बहाने बात बनाने की जरूरत क्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप पीते हैं, ये थोड़ा रोमांटिक सा मैं दे रहा हूं एक बीच में। आप जी जी। पीते हैं ये माना लेकिन, अच्छा आपने आप जैसे ही भटजी आए आप रोमांटिक हो गए। अब पीने खाने की बात करने लग गए आप। आप पीते हैं ये माना लेकिन, जरा सी बात छुपाने की जरूरत क्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और खुद ही मर जाएंगे 2-4 रोज में नांदल। मेरा तो जी गलुस नांदल है सर, गोत भी नांदल है, गांव भी नांदल है। नांदल मेरे मेरे दोस्त है नांदल वहाँ के। अच्छा जी। तो खुद ही मर जाएंगे 2-4 रोज में नांदल, खाम खा जी उनको सताने की जरूरत क्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो 2 रचनाएं थी सर आपके। भटजी खाम खा मत सताया करो हमें भी। नहीं, बट सब तो बहुत बढ़िया। वाजिब कारणों से करते हैं। अरे अब आपको क्या बताया साहब, यहाँ पे सबके सामने नहीं बताएंगे ना हम आपको। बहुत हाँ, सताते हैं ये बात तो है। बट साहब की जी काफी तारीफ सुनी है मैंने बल्ला साहब से भी, जी जी जी। और आपकी भी, आप तो घर रहते ही हैं उस पे। अरे वो भल्ला साहब का प्रेम है सर, उनकी महानता है, मेरे प्रति स्नेह रखते हैं वो। नहीं, वो तो काफी अच्छा सज्जन है सर। उनका हमारे साथ भी पहले हमारे विद्यालय में रहे वो, अब तो ट्रांसफर हो गया उनका। हमारे साथ भी काम करने का मौका मिला। फरीदा साहब की ईद मुबारक बोल रही हैं सबको। आज मोहम्मद रफी आपको साहब हाँ जी, आपको भी ईद फरीदा मुबारक हो। फरीदा जी कश्मीर से हैं, आपको भी ईद मुबारक, सभी साथियों को सभी दर्शकों को ईद मुबारक। आज मोहम्मद रफी साहब की भी पुण्यतिथि है सर। तो बहुत बड़ा दिन है कि तीन तीन बड़े लोगों का पुण्यतिथि है, जिसमें प्रेमचंद जी, शहीद उधम सिंह, मोहम्मद रफी, तीनों अलग अलग जी क्षेत्र के, एक साहित्य के, एक गायक और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और इस शुभ दिन पर आप जी। आए सर। आपने अपने बच्चों को कला उत्सव में कई बार प्रतिभाग कराया है, हाँ जी। और अब से 2 साल पहले जुड़ने का सौभाग्य मिला था। तो क्या क्या तैयारी जी सर आप करवाते हैं बच्चों को कला उत्सव में जब ले जाते हैं, किस तरह से तैयार सर, करते हैं? हाँ, 2 हमारे हरियाणा सरकार ने 2 इवेंट शुरू किए हैं सर पिछले 4 साल से। एक तो टैलेंट सर्च है सर, टैलेंट सर्च नाम से जी प्रोग्राम है। और एक जी जी। हमारा कला उत्सव का ही दूसरा रूप है जिसमें सांझी वगैरह वो करवाते हैं। तो हमने जो मैं 4 साल से कला उत्सव में जा रहा हूँ सर, 6 से 8 के बच्चों को लेके। तो जो प्रथम जो पहला साल था 16 के अंदर, तो 16 में हमने पार्टिसिपेशन किया था स्टेट के अंदर, हमें कोई पोजीशन नहीं मिल पाई थी। तो जी 2017 में मैंने बच्चों के साथ 6 बच्चे अच्छा। लेके जाता था मैं। तो उन्होंने हमने पार्टिसिपेट किया। और जो आपको, आप हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो अपने यहाँ पहले ना शादी ब्याह के टाइम पे हिंडोला बनाते जी थे क्या क्या कागजों के साथ। उसको फुलझड़ी भी बोलते थे और इंडोला जी भी बोलते थे सर। तो वो लड़की जी अपनी घर में सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने जो नोहरा होता था, जो बैठक होती थी, वो वहां लेके जाती थी। तो जो उसका जो जेठ था तो वो उसको वहां बांधता था, उसको नेक मिलता था, उसको पैसे दिए जाते थे मान सम्मान के रूप में। तो 2017 में हमने वो जी। बनाया, तो हमारे को राज्य स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था सर। बहुत बढ़िया, बधाई आपके बच्चों को भी, आपको। हाँ जी, धन्यवाद सर। उसके बाद 2018 बढ़िया। में 2018 में हमने क्ले वर्क काम शुरू किया सर। आपने सर मिट्टी, ड्राइंग, हाँ जी, अच्छा जी, मैं हाँ जानना जी चाह बट रहा था, साहब। आपने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था या किसी और विधा में? हाँ, नहीं, मैं ड्राइंग में? वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ सर। वो विजुअल आर्ट में था सर। जी। जो कला उत्सव था उसमें विजुअल अच्छा, आर्ट के नाम से प्रतिभा वो थी विजुअल आर्ट्स। कंपटीशन। हाँ जी। तो 2018 में हमने फिर दोबारा क्ले वर्क में भाग लिया, विजुअल आर्ट में ही। जी और हमने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमारे बच्चों ने। जी।
उसके बाद 2019 में फिर हमने स्टेट लेवल पे भाग लिया और हमारे बच्चों ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की स्टेट लेवल पे। तो पिछले 3 साल से स्टेट में पोजीशन लेके आ रहे हैं हमारे बच्चे। बढ़िया। और 2 बार तो क्ले वर्क में लेके आए हैं सर। पिछली बार तो हमने एजुकेशन के महत्व को दिखाया था। एक साइड में हमने पुस्तकों को रखा था और एक साइड जी में इंसान को दिखाया था। तो पुस्तकों का वजन हमने ज्यादा दिखाया था, तो वो पलड़ा वो तो सर ऑटोमेटिकली जो झुका हुआ था। क्ले कौन सी होती है सर? तो क्ले कौन सी होती है, क्ले आप खुद बनाते हैं या बाजार से खरीदते हम हैं? जो कौन सी क्ले नहीं, होती है सर वो? हम जो क्ले इस्तेमाल करते हैं वो जोड़ वाली मिट्टी इस्तेमाल करते हैं सर। कौन सी मिट्टी? जो जो चिकनी मिट्टी होती है ना सर, कहाँ से आती कुम्हार है जो सर? इस्तेमाल करता तालाब से निकलती है, जोहड़ से। जी जी है, जोहड़ से, हाँ जी, तालाब से। तो उसमें चिकनी जी। मिट्टी हो जाती है और वो उसको कूट के बिल्कुल जिस तरह आटा हो जाता है इस तरह बना लेते हैं उसको छान के। तो उससे काम करते हैं। बाजार की कले तो बहुत महंगी आती है। तो हम अच्छा गांव से जो कुम्हार इस्तेमाल करता है मिट्टी, वो मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं सर। तो मिट्टी के अंदर 6ठी से 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो 6 बच्चे थे और उन्होंने लगातार 2 साल, 1 साल स्टेट में फर्स्ट पोजीशन ली और दूसरे साल सेकंड पोजीशन ली। तो आपकी विशेष रुचि किसमें है, पेंटिंग में या मूर्ति कला में? हमारा मैं सर, मेरा एक वो है, बढ़िया। मैं थोड़ा हटके चलता हूँ। जी मैं ये देखता हूँ भाई बच्चा किस उसमें रुचि ले रहा है। जी तो मैंने जो ना काम मैंने पेंटिंग का करवाया मेरी क्लास में, जो जिस तरह 6ठी से 8वीं के बच्चे होते हैं। आप शायद वो सोचे भाई 8वीं क्लास का बच्चा कैनवस पे काम कर लेता है सर। अच्छा, वाह। 8वीं क्लास का बच्चा एक्रेलिक पेंट के साथ कैनवस पे जी, काम कर लेता है। बहुत बढ़िया बात है। वाह। हाँ, अब वो 2 गुड़िया थी, वो अब 10th में हो गई हैं। तो वो जी ऐसा बिल्कुल फ्री हैंड काम करती है कैनवस के ऊपर। तो एक्रेलिक का भी काम होता है इसमें कैनवस से, और शीट पे भी काम करते हैं। मेरा जो मैंने जो अपने स्कूल के अंदर एक आर्ट रूम बना रखा है सर, कला कक्ष के नाम से उसको कर रखा है। उसके अंदर करीबन 180 के करीब पेंटिंग लगी हुई है सर। और वो सभी की सभी बच्चों से तैयार करवाई हुई है। मेरा उसमें मैंने अपने हाथ से कुछ नहीं किया उसमें। मैंने बस सिर्फ बच्चों को ट्रेंड किया। उसके बाद मैंने कहा बच्चों को पेंटिंग बनाओ, और वो सारी पेंटिंग 180 की 80 वो मेरे रूम में लगी हुई है। बढ़िया। और जब भी बहुत कोई बढ़िया। अधिकारी चंडीगढ़ से भी डीएससी लेवल से अधिकारी भी आए, डिप्टी डायरेक्टर लेवल से आए, जी तो वो जी देख के बड़े खुश होके गए। उन्होंने एक हमने डायरी लगा रखी है, विजिटर डायरी, उसमें वो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट दे के गए। जी। बधाई सर आपको। धन्यवाद सर। तो सर ये जो आप सर जो चित्रकला का आप काम करते हैं, इसमें सर आपने बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को लेके भी पोस्टर बनाए हैं, जी उस जी पर चित्र बनाए हैं। तो कौन कौन सी सामाजिक कुरीतियां मुख्य हैं सर, जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सर, जिस और तरह क्या स्मोकिंग का हो गया, उसमें स्मोकिंग आपने का हो चित्र गया बनाए सर। थे? हाँ जी, मेन जिस तरह वाटर सेविंग का है, सेविंग ये अपने स्मोकिंग का है, ड्रग्स का है सर। जी 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 अच्छा, पर्यावरण को लेके है, भ्रूण हत्या को लेके है, टोरी के ऊपर है। इस तरह के जो चित्र हैं वो स्कूल में है। और हमने ना सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, कैथल डिस्ट्रिक्ट में चिल्ड्रन पार्क है एक। जी। चिल्ड्रन पार्क के नाम से एक बड़ा पार्क है, उसके अंदर हमने 37 पेंटिंग बनाई थी सर, बच्चों ने मिलके वॉल पेंटिंग तैयार की थी सर। और उसमें भी 6ठी से 10वीं के ही बच्चे थे सर। जी। उसमें भी सामाजिक कुरीतियों को लेके और मॉडर्न आर्ट को लेके और इस तरह के जो चित्र बना रखे थे, जो वर्ली आर्ट है सर, और ट्राइबल आर्ट है। ट्राइबल आर्ट का भी काम करते हैं बच्चे। ट्राइबल आर्ट का भी। बढ़िया। हाँ, ट्राइबल आर्ट का भी करते हैं तो सर, सर वर्ली आर्ट भी करते हैं। सर ये आपके जो राज्य है हरियाणा, यहाँ की भी कोई चित्रकला से लिए क्या अलग से स्पेशल कोई हो?
क्या सर? आपको सर आवाज मैं कहता कि चित्रकला की जो अलग अलग शैलियां पूरे देश में चलन में हैं, हाँ जी, जो अपने अपने क्षेत्र की हम वो विशेषताएं हैं, हरियाणवी जो होती है ना जैसे सर, महाराज, हरियाणवी जैसे जो। आपने वर्ली का जिक्र किया तो जी वर्ली जी सर। महाराज ही है। हाँ जी। नहीं, हमने जी वो क्ले में करवाया सर, एक तो जी सांझी जी। का काम करवाया, सांझी प्रतियोगिता होती है। नहीं, इनका सांझी सवाल जिस आप तरह। भट्ट जी का सवाल है कि जैसे उसमें क्या देश होता में है सर? चित्रकला अच्छा, हाँ जी जैसे देश में चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं, तो भट्ट जी जी का जी। सवाल ये है कि हरियाणा की कोई विशिष्ट शैली है क्या चित्रकला की? नहीं, ऐसा कोई विशेष नहीं सर। चित्रकला तो हम तो जो हरियाणा का जो, वो तो हरियाणवी उसको कल्चर को ही लेके करते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। हरियाणवी जो कल्चर है उसको लेके ही करवाते हैं। जिस तरह कोई घूंघट वाली जो नार है वो दिखा दी, या मटका जो लेके जाती है, जिस तरह अपने पनियारी है गाँव के अंदर जो होता है, या गाँव का जो दृश्य होता है, उस तरह का ही है उस। लेकिन एक जो सर है हमने तो सुना है हरियाणा। कि हरियाणा में हाँ जी एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर है। जी। हेलो। हमने में कल्चर भी है। आवाज नहीं आ रही सर भट्ट साहब। भट्ट साहब का कहना है कि इन्होंने सुना है कि हरियाणा में एग्रीकल्चर मुख्य कल्चर है, कृषि वो कृषि हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। एग्रीकल्चर का तो है ही, क्योंकि अपने जो देश की आबादी, वैसे भी हरियाणा की जो 80% आबादी है गांव में बसती है, तो उनका जो मुख्य जो जरिया है खेती बाड़ी ही है। तो खेती के कृषि तो प्रधान अपना है ही हरियाणा राज्य सर। हमारे एक दर्शक हैं, उनका जी आपसे सवाल है, मनोहर चमोली मनु जी, उनका सवाल है आपसे कि क्या आपके जो बच्चे हैं उन्होंने चित्रकला या मूर्तिकला को भी आजीविका के रूप में स्वीकार किया है? जी जी सर, मैं वही बता रहा हूँ। मैं जो हम एक सर हरियाणा में अभी पिछले 3-4 साल से, जब से ये गवर्नमेंट आई है मनोहर लाल खट्टर वाली, जी बीजेपी वाली जो गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने सर गीता जयंती के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। जी गीता जयंती के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिस तरह कुरुक्षेत्र के अंदर स्टेट लेवल का प्रोग्राम होता है, तो हमारे कैथल में हम 3 दिन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम होता है। जी तो हम स्कूल की तरफ से, मैं 8-10 बच्चों को लेके जाता हूँ, और वहाँ हेडक्वार्टर पे लगातार दिन रात हमारी स्टॉल लगी रहती है स्कूल की। जी स्कूल की जो स्टॉल लगती है उसके अंदर बच्चे जो है सारा दिन उस पे हाथों पे टैटू बनाते हैं। जो आने वाले दर्शक होते हैं, चाहे उसमें कोई मंत्री है या कोई डीसी मैडम है या जो भी है, तो जी जी वहाँ वो बच्चे वहाँ काम करते हैं। वहाँ कले का भी काम करता है हर बच्चा। और जो सांझी होती है, सांझी को हम वहां प्रदर्शित करते हैं। ये अहोई माता के तरह होती है सर, इस उसकी सांझी को पूजा थोड़ा सा होती है। सांझी के बारे में हाँ, थोड़ा विस्तार से बताएं आप लोगों को। सांझी है सर, जिस तरह होई होई माता नहीं होती, इस जी तरह जी सांझी माता होती है। हमारे हरियाणा में उसकी है, तो कई स्टेट में पूजा जाता है उसको, राजस्थान वगैरह जी में भी कई जगह है। हमारे जी यहाँ अपने जो हरियाणा में उसको सांझी माता के नाम से बोलते हैं। अच्छा तो वो क्या होता है, वो देवी के रूप में उसको मानते हैं। तो उसके ना आभूषण वगैरह सारा मिट्टी का बना के, और उसको गाय के गोबर के ऊपर स्थापित किया जाता है नवरात्रों में। और दशहरे से एक दिन पहले उसका विसर्जन किया जाता है। तो इसके ऊपर प्रतियोगिता करवाई जाती है। डीपीआरओ डिपार्टमेंट भी करवाता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिस जो है, और सरकार ने भी शुरू कर रखा है। हमारे बच्चों ने उसमें भी स्टेट लेवल पे पोजीशन ली थी पिछले साल। और कमेंट आ रहे कुछ, हाँ आप बोलते रहिएगा। हाँ, तो हम जब गीता जयंती पे हम ये प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ जो अपने उस टाइम की तत्कालीन डीसी मैडम थी सुनीता वर्मा, तो उन्होंने जब बच्चों का काम देखा, तो उन्होंने हमारे को कहा कि भाई आप क्या पार्क का सौंदर्यीकरण कर सकते हो। मखा जी कोई नहीं, कर देंगे। तो उस टाइम, अब डीसी मैडम तो अब चले गए हैं, क्योंकि 2-3 साल पहले की बात है, लेकिन वो एसडीएम मैडम जो उस टाइम थी, उन्होंने भी कहा मेरे को। तो फिर हमने 10-12 बच्चों को लेके पार्क के अंदर इनेमल पेंट और एक्रेलिक से काम किया सर, क्योंकि बाहर बरसात में आम दूसरा रंग तो रुकता नहीं। तो उस टाइम पे अलग अलग वो सारी जो ये ट्राइबल आर्ट है, और ये सारा जब हमने 37-38 पेंटिंग वहां की थी, बच्चों का काम देख के मैडम ने खुश हो गए। जब हमारे को कहा था, तब हमने
पार्क में काम किया था। और ये 3 दिन लगातार गीता जयंती पे हम पिछले 4 साल से लगातार काम कर रहे हैं पार्क में। तो उदय सिंह का किला है वहाँ, तो वहाँ एक एग्जीबिशन लगती है पूरे हर डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट की। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट से मेरा ही स्कूल है जो वहाँ जाके ऑनलाइन काम करता है और बच्चे वहाँ काम करते हैं। बढ़िया। आपकी बनाई हुई कोई कलाकृति वगैरह इस समय आपके पास में है तो दर्शकों को दिखाना चाहेंगे आप? यहाँ तो नहीं है सर, क्योंकि यहाँ मैंने बताया मैं रोहतक वीकेंड पे जाता हूँ। अच्छा, घर रोहतक में आपका? हाँ, घर रोहतक में है सर, यहाँ दिल्ली बाईपास पे ही है, कभी आओ तो सेवा का मौका देना। रोहतक तो हरियाणा का एजुकेशनल हब माना जाता है। हाँ, एजुकेशनल हब भी है, राजनीति का गढ़ भी है, सारा बहुत ही। आज बहुत सन 94 मैंने बीएड वहीं से किया था, सन 94 में रोहतक से ही किया था मैंने, एमडी यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी, जी सर। हमारे एक दर्शक मनोहर चमोली जी आपसे एक सवाल और पूछ रहे हैं कि हरियाणा की बालिकाओं ने ललित कलाओं में कैरियर किस स्तर पर है? जो हरियाणा की जो बालिकाएं हैं वो ललित कलाओं को किस तरह से लेती है, कैरियर के रूप में लेती है कि नहीं लेती हैं? सर, जहाँ टीचर है, काबिल टीचर है, कहने मतलब जो इंटरेस्ट लेके करवाता है, वहाँ तो बच्चियाँ काफी काम है। मैंने अभी बताया, जो मेरे स्कूल में जो लड़की है जो 10th में गई है, वो फाइन उस पे कैनवस पे खूब काम करती है। और वो उसका मेन टारगेट भी वही है कि मुझे इसी लाइन में जाना है। और इसी तरह हमारे जो स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं अनिल भारती के नाम से, शायद आपने उसका प्रोग्राम भी पीछे आए थे, वो भट्ट साहब अच्छी तरह जानते हैं। तो वो भी हमारे विद्यालय में, और वो बहुत ही काबिल टीचर है। तो म्यूजिक में भी हमारा स्कूल नेशनल लेवल तक गया हुआ है सर। बढ़िया सर। एक और सवाल आपके लिए है सर। हमारे एक और दर्शक है नियमित बीना फुलेरा जी, वो पूछ रही है कि चित्रकला को आप राज्य के विद्यालय पाठ्यक्रम में किस तरह से देखते हैं? चित्रकला तो सर माध्यम, इससे बड़ा माध्यम हो ही नहीं सकता एजुकेशन में। वो है भी है कि आर्ट इज लाइफ। चित्रकला के बगैर तो हम किसी सब्जेक्ट की भी कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि कई जगह स्कूलों में ये विवाद रहता है कि भाई ये तो क्या सब्जेक्ट है, तुम दूसरे सब्जेक्ट को करने दो। कुछ स्कूलों में प्रिंसिपल वगैरह करते हैं, भाई नहीं साइंस पढ़ने दो इसको, इंग्लिश ड्राइंग में क्या करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ड्राइंग के सब्जेक्ट के बगैर किसी भी सब्जेक्ट का आधार नहीं है। बचपन से बच्चा जब पैदा होता है और जब फर्स्ट उसमें आता है, उससे लेके और आखिर तक सीखता ही रहता है, और वो आर्ट उसके अंदर ही काम आती है। उसमें चाहे हम बच्चे को जब सबसे पहला शब्द बताते हैं ए फॉर एप्पल, अगर एप्पल को बना के दिखा देंगे तो बच्चा तुरंत उसको पकड़ लेगा। बताते रहो वैसे एप्पल क्या होती है, जब तक वो खाएगा नहीं उसको पता नहीं एप्पल क्या होती है। एक कला शिक्षक के रूप में आपको नहीं लगता कि आजकल का जो परिदृश्य है पिछले 20-25 सालों में अभी जो चल रहा है, अभिभावक हो गए और बच्चे हो गए और सरकार भी कला में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जितना साइंस या अन्य क्षेत्रों में लेते हैं? उसका कारण है सर कि एक तो ना इस सब्जेक्ट को गवर्नमेंट ने ही बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी जी। जो टीचर हैं उनको सबसे कम ग्रेड पे रखा गया है, आर्ट जो टीचर हैं। अच्छा, और ऐसा जी जेबीटी वाला ग्रेड है सर। अच्छा, हिंदी टीचर, पंजाबी टीचर और होम साइंस लैंग्वेज टीचर को मास्टर ग्रेड दे रखा है, और ड्राइंग टीचर को जेबीटी ग्रेड में रखा गया है सर। चलो ये सेकेंडरी बातें हैं, लेकिन हाँ क्या सवाल था सर? हाँ, तवज्जो नहीं दी गवर्नमेंट। ना गवर्नमेंट दे रही है, ना बच्चे दे रहे हैं, ना समाज दे रहा है। आजकल की जो समाज है, समाज क्या सर, उसका बच्चा इंजीनियर, ये हमने इस अवधारणा को चेंज किया सर वहाँ स्कूल में। लोग ने अब जो कहते हैं ना कि नहीं ड्राइंग क्या है, मैंने ये सिद्ध करके दिखाया वहाँ अपने पिछले टाइम में। जितने बच्चे हैं वो यानी या तो म्यूजिक में आएंगे या ड्राइंग में आएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत दूसरा कोई सब्जेक्ट लेना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं वो अब हमारे बल्कि हेडमास्टर हैं, अच्छे मित्र भी हैं, वो कहते हैं भाई इनके तो जिस तरह वो एक कहावत है भाई, गली में कुत्ते का डंडा नहीं मारते, बैठे रहे।
हम टीचर जाएं जी। ना जाएं, हमारे बच्चे मेरे कमरे के आगे बैठे रहते हैं सर, टीचर आएंगे, मान लिया मैं छुट्टी में आ जाता हूँ किसी दिन। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत इसी बढ़िया। तरह म्यूजिक के टीचर भी हैं अनिल भारती जी, अगर वो ना भी आए ना तो 2-4 जी, बच्चे कमरे के आसपास ही रहते हैं कि गुरुजी आएंगे और कुछ करवाएंगे। बहुत तो बढ़िया सर बहुत बढ़िया। टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हम अपने सब्जेक्ट को, काफी मैं मानता हूँ टीचर्स में भी बहुत सारी कमियां रही हैं जिसके कारण ये सब्जेक्ट डाउन गया है। अकेले गवर्नमेंट का और उसका भी नहीं है, हम कसूर कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट का जी उदासीन रवैया रहा है इस सब्जेक्ट के प्रति। अब गवर्नमेंट सोच रही है, नई जो पॉलिसी आई है इसमें इन्होंने जी जी। विशेष हाँ कहा है कि संगीत और हाँ, इस कला पर को हम उसको विशेष रखेंगे ध्यान उसके देंगे। ऊपर, विशेष ध्यान जी दें, जी क्योंकि इसके इसके बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते सर। साइंस में जी। भी अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, बगैर ड्राइंग वाला बच्चा होगा तो वो कर लेगा, आपने सही क्योंकि कहा। साइंस में अगर तो फिगर। जब हम आदि मानव हुआ करते थे, गुफाओं में रहा जी करते थे, तो गुफाओं से निकल करके आदि मानव आज यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ हम जो बैठे हैं, इसमें सिर्फ जी विज्ञान का ही हाथ नहीं है, कला और संगीत का भी हाथ है। बिल्कुल सर, विज्ञान, अब हमने आदि मानव को ही दिखाना है, आदि मानव को दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, बोल के तो दिखा नहीं सकते। जी जी उसमें तो जी हमारी पेंसिल चलेगी, रेखाएं चलेंगी, वो सारा काम चलेगा। साइंस में डायग्राम बनाओ या कुछ बनाओ, बगैर ड्राइंग के तो कल्पना नहीं कर सकता, मैं तो कर नहीं सकता, बाकी चाहे कोई करता हो सर। जी तो इस विषय को जी तो हम नकार नहीं सकते सर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे जो, मेरा जो विद्यालय है, मैं आपको थोड़ा और बताऊं सर, मैं बीच में वो हो गया, मैंने ना बुरादा, जिस तरह लकड़ी का बुरादा होता है, जी लकड़ी का बुरादा है, उससे भी काम करवाया है। जी मान लिया कोई भी फिगर तैयार करना है, फिगर तैयार करके उसके ऊपर फेविकोल लगा के, बुरादे से काम करके, बीच में दूसरे रंग का बुरादा डाल के उसकी पेंटिंग भी तैयार करवाई हुई है। जी। मार्बल पाउडर है, उससे काम करवा रखा है पोर्ट के ऊपर, पोर्ट अच्छा। के ऊपर जो पेंटिंग होती है उसके मार्बल पाउडर के अंदर फेविकोल डाल के और कीप बना के, जिस तरह मेहंदी नहीं लगाते सर जी जी पोर्ट जी। पे, इस तरह के भी काम कर रखे हैं। बहुत तो हर चीज को हमने, अच्छा उसके बाद ये जिस तरह के एम्बोस पेंटिंग बोलते हैं सर, क्या पेंटिंग कपड़े बोलते पे, हैं? एम्बोस, एम्बोस अच्छा। पेंटिंग, जी वो एक कपड़ा होता है सर, कपड़े के ऊपर प्रिंट होता है, जी। तो उसको प्रेस करके, प्रेस होता छोटा सा, जब उसके हम प्रेस करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, अच्छा। उसके ऊपर कलर किया जाता है। उसके अलावा एक ये होता है अपना, ये पीछे आपके आपके पीछे दीवार पे एक वो दिख रहा है। हाँ जी जी जी, ये स्टेंसिल से बना रखा है सर, जी जी जी। ड्राइंग आप करके, जी जी हाँ जी, ड्राइंग करके और उसको काट के उसके बाद स्टेंसिल तैयार करके कर रखा है सर ये। जी, बहुत बढ़िया है। तो हर तरह का काम करवा रखा है सर बच्चों को, और जितना ये जो पेंटिंग वगैरह का जितना जो लेमिनेशन का है या उसको दीवार पे लगाने का, वो सर सारा जेब से करते हैं हम। जी, मेरा 3-4 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होता है जो स्कूल के लिए करते हैं हम। बहुत बढ़िया करते हैं आप। हाँ, और जो गरीब बच्चे हैं सर उनके लिए मैंने अलमारी में सामान रख रखा है, जिस तरह स्केचबुक है, मेरे जी जी कमरे के, मेरी अलमारी में ऑयल पेंट से लेके जी। एक्रेलिक, ऑयल पेंट और वाटर कलर, पोस्टर कलर सब रखे हुए हैं। जो बच्चा अच्छा काम करता है उसको इनाम के तौर पे पेंसिल, शार्पनर और ये स्केचबुक, इस तरह का हम साथ साथ करते रहते हैं, जिससे बच्चे का ना उसमें इंटरेस्ट भी बना रहता है सर। जी जी, बहुत बढ़िया। आपने आपने शायद नेत्रदान भी कर रखा है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, नेत्रदान का सर, मैं वैसे कोशिश यही रहती कि समाज के प्रति समर्पित रहूं, जितना जी, हम कर सकते हैं। मैं महीने यानी साल में दो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 बार ब्लड डोनेट करता हूं सर। बहुत बढ़िया। और नेत्रदान में वहाँ कैथल में एक संस्था है सेवा संघ के नाम से सर, जी, तो मेरा सौभाग्य रहा उनके साथ जुड़ने का। तो मैं जब उनके साथ जुड़ा हुआ था तो कैंप लगाया था, उस टाइम मैंने नेत्रदान का फॉर्म भरा था बहुत और वो बढ़िया, मैंने बहुत डोनेट कर रखी है। बहुत मैं तो ये सोचता हूँ भाई, अगर बॉडी भी किसी के काम आ जाए, हमें क्या है, राखी तो बननी है उसकी। जी जी, आपने बहुत अच्छे एक विचार हैं हमारे आपके। शिक्षक साथी हैं सर, नवीन यादव दर्शक हैं, वो एक बड़ा जी सर। महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। नवीन यादव जी, स्क्रीन पर सवाल है, वो लिख रहे हैं कि कंप्यूटर के युग में ड्राइंग और पेंटिंग का क्या स्कोप है? कंप्यूटर के युग में बहुत योगदान है सर उसका, तो आजकल जो, मैं स्कोप खुद स्कोप ही, पूछ रहे हैं सर, इसका स्कोप क्या है, क्योंकि सब कुछ आजकल कंप्यूटर में हो रहा है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि ड्राइंग पेंटिंग का स्कोप क्या है, जब सब चीज कंप्यूटर से हो रही है, सारे काम कंप्यूटर से हो रहे हैं, नहीं ड्राइंग ड्राइंग, पेंटिंग भी कंप्यूटर से हो रही है।
नहीं, ड्राइंग पेंटिंग कंप्यूटर से तो कर लोगे सर, जब आपको ड्राइंग आती नहीं तो कंप्यूटर क्या करेगा उसमें? बहुत काम सारे तो ड्राइंग, सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे एप्स वो सॉफ्टवेयर से हैं। क्या हो जाएगा सर? अच्छा एक बात बताओ, चलो फ्लैक्स बना देंगे आप, कंप्यूटर से उसने तैयार करके फ्लैक्स बना दिया, कैनवस पे कैसे करेंगे उसको? या मान लिया दीवार पे कोई पेंटिंग करनी है, उसका सब्स्टिट्यूट तो कंप्यूटर नहीं है। जी, आपने सही हमने कहा। मान लिया, हाँ गवर्नमेंट ने कहा भाई दीवार पे आपने पेंटिंग करनी है, तो कंप्यूटर तो नहीं कर सकता उसको। आने वाले टाइम में शायद आ जाए इस तरह की भी टेक्निक। जी। तो एक और बात सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है पिछले कई सालों से, जब भी जी मैं हरियाणा के शिक्षक साथियों से मिलता हूँ, और मैं एक नहीं हजारों शिक्षकों से मिला हूँ हरियाणा के, वो सब ये उनके बायोडाटा में ये बात जरूर लिखी होती है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम कर रहे हैं, वो भ्रूण हत्या के लिए काम कर रहे हैं। और जब मैं पिछले जी साल कला उत्सव में आया था कुरुक्षेत्र में, तो वहां पर जी नाटकों में मैं निर्णायक के तौर पर था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे नाटक इसी थीम पर आधारित थे, बेटी बचाओ बेटी कहानियां थी। लेकिन उसके जी। बावजूद हरियाणा में जो लिंगानुपात है वो सुधर नहीं रहा सर, उसके पीछे क्या कारण है? नहीं सर, पता क्या है, हमारा जो समाज है ना, वो पुरुष प्रधान समाज रहा है। और समस्या ये है कि जो मनुष्य की जो मानसिकता है ना, वो चेंज नहीं हो पा रही शिक्षित होने के बावजूद भी। जी यानी शिक्षित हो गए हैं, वो डिग्री ले ली है, लेकिन वो डिग्री ऐसी है जो सिर्फ कागजी है। यानी उनकी मानसिकता अब भी वही है कि बेटा होगा तो वंश चलेगा। जी और उसी चक्कर में चार चार पांच पांच लड़कियां हैं, उसके बावजूद शायद कभी लड़का होता, नहीं तो 6 लड़कियां होने के बाद वो उनको अपनी हार माननी पड़ती है। लेकिन अभी तो लेकिन हरियाणा में स्थिति बदल रही है। मेरे हाँ, बहुत अब सारे इस साल हरियाणा के हैं, पिछले नहीं, 8-10 साल में बदलाव आया है। अब जो ये पिछला जो सेशन गया सर, इसमें काफी ऊपर आया है लिंगानुपात का। रेशो जी, लगभग बराबर आने वाली है, कोई ऐसी घबराने वाली राजस्थान बात नहीं। हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा दोनों में सुधार आया है। हाँ, जागरूकता चल रही है सर। हम जो टीचर लोग हैं वो भी, स्कूलों में भी पेरेंट्स आते हैं उनको भी प्रेरित करते हैं, और मीडिया भी कर रहा है, टीवी पे भी है। और जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं ये भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई कोई भ्रूण हत्या ना हो। और गवर्नमेंट ने अब इतना शिकंजा कस रखा है कि कमाल मानोगे आप, डेली अखबार में आते हैं सर। एक मान लिया हरियाणा का बंदा यूपी में जाके भी अगर कोई अल्ट्रासाउंड करवा रहा है ना, उसके पीछे भी जासूस लगे हुए हैं सर। अच्छा ये जी। इस गवर्नमेंट की उपलब्धि है कि इतना स्ट्रिक्ट है कि डॉक्टर जो लोग हैं अपने हरियाणा में तो खासकर डरते हैं। जी लेकिन वो कहीं दिल्ली जाके यूपी जाके एजेंट हैं, 30-30 40 40 हजार रुपए लेके वो वहाँ अल्ट्रासाउंड करते हैं, अबॉर्शन भी करते हैं। लेकिन कम है, पहले से काफी संतोष है कि पहले से बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जी। जी। मेरे बहुत सारे मित्र हरियाणा इसीलिए में हैं, हरियाणा से हैं, जो इस तरह की चर्चाएं हम करते रहते हैं अक्सर। जी, नहीं काफी चेंज इसी है से सर। जुड़ा और हाँ एक जी, सवाल सर, हमारे शिक्षक साथी और दर्शक मनोहर सर, ये कौन से कारण होंगे जिनकी वजह से ललित कलाओं की अहमियत के बावजूद हमारा समाज जो है संवेदनहीन होता जा रहा है? संवेदनहीन तो सर, मेन तो क्या कहें सर, मानसिकता फिर वही है। अब मैं आपको गांव का ही उदाहरण देता हूँ। इस तरह हम गांव में जॉब करते हैं, मेरी सारी सर्विस जो गांव की रही है, 2 गांव की, जी और वो लगभग गुजरों के गांव हैं। तो जी हम देखते हैं जिस तरह जो हालात है ना, जो बच्चों की भी हालात हैं या गांव की हालात हैं, वहाँ एक तो नशा इतना है, शराब पीना, और उसके बाद मारपीट करना औरत के साथ। सरकार ने सुविधाएं इतनी दे रखी हैं, जो हमारा जो पिछड़ा वर्ग लगा लो या अनुसूचित वर्ग लगा लो, कि वो शिक्षित होने के बावजूद भी उस लेवल तक आ ही नहीं पाते, बच्चों को ही नहीं पढ़ा पाते। बच्चे 8वीं 10वीं मुश्किल से करते हैं, वो कहीं काम पे मजदूरी पे लगा देते हैं, या कोई और काम पे। सरकार को ये दे रहा है भाई, इनको सुविधाएं दे रखी, राशन वगैरह मिल जाता है, वो ये सोचते हुए काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो उनको नेगेटिव उसमें ले जाते हैं। बच्चे इस तरह के हैं सर के, कई बच्चे तो, हमारे को दुख भी आता है, कई बार ऐसे होते हैं कि सर मैंने आज तक सीजन में ये चीज अभी तक नहीं खाई। जी फिर हम वो कोशिश करते हैं भाई, अगर हमारे पास ऐसी बात आती है तो हम अगले दिन उसको ला के बच्चे को वो चीज खिलाएं, ताकि वो बच्चे का मन तो ना मरे। जी जी तो हालात तो गांव के बड़े वो है सर, क्रिटिकल जो कंडीशन होती है ना, मैं वो कहूंगा। जागरूकता अब भी इतनी नहीं है। हम बेशक हम कहते हैं मीडिया में, हाँ भी बहुत
एडवांस हो गया है, लेकिन बहुत दुर्गति है गाँव के अंदर, महिलाओं की खासकर। कमलेश स्वामी जी सर हमारे आपने मुंबई में जो अपना उत्सव हुआ था, जी हेलो, हाँ बोगड़े जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप आइए, जो आप हाँ पूछे जी, आप हाँ, पूछिए। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ आ रही है, अब आ रही है सर। नहीं, आवाज हाँ नहीं आ मैं रही ये सर पूछ रहा आपकी। था भट्ट जी, मुंबई में आपने जी, अभी तक आपने सर बहुत हिस्सा सारे लिया था। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही सर मेरी? अब आ रही है सर, अब आप बोल रहे तो आ रही है। मैं ये कह रहा था सर, मुंबई में जो अपना उत्सव हुआ था उसमें आप 20 दिन तक रहे थे, तो कौन कौन सी कलाओं का वहाँ पर प्रदर्शन हुआ था सर? थोड़ा सर मुंबई में उसका उससे पहले अनुभव ना है हमारे, हाँ जी, बताइएगा। वो 87 में जब मैंने डिप्लोमा किया, तो उसके बाद ही अपने यहाँ रघुवेंद्र मलिक हैं हरियाणा में, रोहतक में, प्रॉपर रोहतक में। वो जी थिएटर करते हैं, और हरियाणवी फिल्मों में जिस तरह सांची में, बहुरानी में, कई पिक्चरों में उन्होंने रोल किया है, विलेन का भी रोल किया है। जी तो वो उनके साथ मेरा उठना बैठना था। तो उससे पहले रोहतक में हमने कला, ये अपना उत्सव से पहले रोहतक हरियाणा उत्सव हुआ था सर। तो हरियाणा उत्सव में हमने पहले यहाँ हरियाणवी कल्चर को दिखाया था। उसके बाद फिर 1 महीने के लिए उन्होंने कहा भाई 20 दिन का प्रोग्राम है, फिर बॉम्बे में अपना उत्सव के नाम से प्रोग्राम था। राजीव गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। जी तो हरियाणा पूरे ऑल ओवर इंडिया से 4,000 कलाकारों को वहाँ वानखेड़े स्टेडियम के पास, चर्च गेट के पास उन्होंने रोका था। अच्छा तो वहाँ डेली जो प्रोग्राम होते थे, हमने तो वहाँ हरियाणवी कल्चर को दिखाना था। जिस तरह वहाँ की जी हरियाणा की वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है, रहना क्या कैसे है, जिस तरह कुआ वगैरह सब हमने वहाँ तैयार कर दिया था। कुआ भी दिखाया था, जिस तरह भाई कुएं के अंदर से पानी कैसे खींचते हैं। और हरियाणा की जो स्वीट डिश बोलते हैं इसको, गुलगुला और सुआड़ी, वो भी वहाँ कढ़ाई पे तैयार करवा के वहाँ लोगों को व्यंजन प्रस्तुत किए थे। तो डांस वगैरह, हरियाणवी डांस भी था, हरियाणवी बढ़िया। नाटक भी, इस तरह के जो सारे प्रोग्राम थे वो वहाँ डेली होते थे। हमारे को फिल्म सिटी में रोका गया था सर 20 दिन के लिए। गोरेगांव फिल्म सिटी में रोका गया था, तो डेली चर्च गेट से हमारा सारा कार्यक्रम होता था। ये बहुत बढ़िया। आपने हरियाणा की इस मिठाई के बारे में भी बताया, जी तो मेरे को याद आ गया, गोहाना में और कैथल में भाई एक दुकान होती, जलेबा, जलेबी नहीं हुआ, जलेबा हाँ, मिलता था मेरे ख्याल है। बिल्कुल चले। तो मातू दो मातू जलेबी, राम का जलेबा है सर। आपका जलेबा अभी भी बढ़ते हैं क्या? दो बिल्कुल दो बनता है सर। दो जलेबी डाल दो तो 1 किलो की हो जाती थी मेरे ख्याल है वो। दो तीन तीन बिल्कुल, जलेबी 1 किलो की हो जाती थी। तीन 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 जलेबी 1 किलो में हो जाती है हाँ, सर। 3 जलेबी 1 किलो की आती थी कब। और वो हाँ, देसी, सबसे बड़ी बात है वो देसी घी में बनाते हैं सर। जी जी जी, बढ़ती है अभी भी। और वो, हाँ, 300 रुपए किलो के आसपास है। हम तो यहाँ जी जी, खाते रहते हैं। आप आदेश दो, जिस दिन कहोगे उस दिन भिजवा देंगे। बस बस आप आदेश समझिए इसको तुरंत। हाँ, एड्रेस मेरे को बता देना, सेंड कर देना, जी भिजवा देंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ रोहतक रोहतक में तो, गोहाना में तो ये है। और कैथल में वो नहीं बनती, कैथल में फिरनी और घेवर का ज्यादा वो फिरनी, है सर। ये वाला फिरनी फिरनी है बढ़ती वहाँ है। की फेमस। जी जी पुंडरी जी, की फिरनी, पुंडरी के नाम से है। तीनों खा रखी थी मैंने। अरे भाई क्या बात है। जो इधर से आदान प्रदान होता रहे, तो फिर तो खाने को, जब आप आते हैं तो खाने को तो आप आओ कभी, सौभाग्य है हमारा, पहुंचो। सर, ये हमारे एक और दर्शक नवीन यादव जी फिर से एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं जी कि सर। हरियाणा में टीचर्स की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है, यानी कि इन सर्विस ट्रेनिंग जो होती है ना, उसके बारे हाँ में जी पूछते हैं कि हरियाणा में कैसे दी जाती है इन सर्विस ट्रेनिंग, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, इन सर्विस ट्रेनिंग सर। तो पहले होती थी, एक मैं दो आपको साल फिर से पहले तक। बताना चाहूंगा सर, चूंकि इस हेलो शो को पूरे, जी, जी जी बोलिए सर, बोलिए। ऐसा है सर, पहले तो जी जो हमारी डाइट होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जी पहले तो डाइट में होता था, और कभी कभी यहाँ SCRT गुड़गांव में भी बुला लिया जाता था।
लेकिन अब पीछे कुछ टाइम से ये ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू कर दिया है। जिस तरह भी दीक्षा ऐप पे भी दो ट्रेनिंग हो चुकी हैं पेडागोजी की, और अति वो प्रश्नों जो बच्चों से प्रश्नों किस तरह प्रश्न किए जाएं, इस तरह की दो ट्रेनिंग ऑनलाइन हो चुकी हैं। अब जो शिक्षा के जो इसके सर्विस के दौरान है ऑनलाइन ज्यादा काम हो गया सर, क्योंकि फिजिकली अब कोरोना भी ये है तो सर और वैसे ऑनलाइन तो भी कोविड के कारण हुआ ना, कोरोना वायरस जब नहीं, अब काफी टाइम से आया इसी तब पे से चल रहा है सर। अब 1-2 साल से पहले की बात हम जानना चाह रहे हैं। पहले तो डिपार्टमेंट की तरफ से, एससीईआरटी की तरफ से ही होता था सर, अच्छा गुड़गांव की तरफ से। एक जिस तरह जो मेन टीचर्स जी को वहां बुला लेते थे, फिर वो जी आगे यहाँ दूसरे टीचर्स को ट्रेन करता था। जी। तो कला में भी कोई ऐसी ट्रेनिंग होती है सर इन सर्विस क्या वहां पर, कला विषय में? कला में नहीं, हमारी पहले होती थी सर, अब तो नहीं होती। बीच में हमें अभी चंडीगढ़ में जो पंचकुला जी हमारा ऑफिस है, शिक्षा सदन, तो पंचकुला में पिछले 2 साल से टीचर्स को बुला रहे हैं, और वहाँ उनको समझ लो भाई वर्कशॉप है, वो 3 दिन की होती है, कई बार 5 दिन की होती है। तो मैं 2-3 साल से लगातार गया हूँ वहाँ वर्कशॉप में। तो वहाँ जो बाहर से जो टॉप के आर्टिस्ट हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह से, उनको बुलाया जाता है। वहीं हमने क्ले वर्क का वहीं से हमें मिला था। पहले हम क्ले वर्क मैंने कभी अपनी जो ट्रेनिंग थी 2 साल की उसमें कभी नहीं किया था। तो वो जब ट्रेनिंग वहाँ हुई तो वहाँ वर्ली आर्ट भी, ट्राइबल आर्ट भी, और काफी अलग से जो कैनवस वगैरह का वो पहले खुद 1 घंटा वो खुद बताते हैं, उसके बाद हमें करके दिखाना पड़ता है कैनवस पे। तो उसके बाद वो जो इतनी पेंटिंग्स तो तैयार हो जाती हैं 3-4 दिन के अंदर। फिर वो सूरजकुंड मेला लगता है अपना हरियाणा का, सूरजकुंड में, फरीदाबाद में। तो वहाँ वो जी सारी जी पेंटिंग वहाँ डेमो जी की जाती है सर डिपार्टमेंट की जी। तरफ से। भाई ये हमारे टीचर्स का किया हुआ काम है। तो ऑनलाइन टीचर की ट्रेनिंग ड्राइंग की भी, कला की भी होती है सर, पिछले जी 2-3 साल से चल रही सर, है सर। आप चूंकि कला के शिक्षक हैं जी, आप वैसे मूल रूप से कला के शिक्षक हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि जब किसी और विषय के, गणित के, विज्ञान के या भाषाओं के या सामाजिक विषय के शिक्षक नहीं हो, छुट्टी पर हो, तो आपको विषय पढ़ाने पड़े हो, ऐसा भी कभी हुआ सर? हाँ सर, जब मैं शुरू में जिस स्कूल में गया था उस टाइम में फ्रेश भी थे हम, तो ग्रेजुएशन करके ही गए थे हम। डिप्लोमा तो 10th पास करके हुआ था, उसके बाद साथ साथ जब जॉब मिली उससे पहले मेरी ग्रेजुएशन हो जी चुकी थी। तो मेरा शुरू से ही रूटीन था, मैं स्कूल 8 बजे लगता था तो मैं 6-6:30 बजे स्कूल पहुंच जाता था। वहाँ बच्चों को एक्स्ट्रा इंग्लिश वगैरह मैंने करवाया सर 1-2 साल। जी जब कोई टीचर नहीं होता है तो अगर मान लिया सब्स्टिट्यूट के जी। तौर पे जाना पड़ता है तो करवा देते हैं सर। लेकिन मेन तो ड्राइंग तो का ही उसमें सर रहता उस है, विषय में आप कला का इस्तेमाल कैसे करते हैं? कला का तो सर जब आप अंग्रेजी या आप विज्ञान या गणित या कोई और विषय पढ़ा रहे हो? हमारा मेन मकसद तो ये रहता है कि सर जो हमारा विषय ना वो वैसे भी खेल खेल में सिखाने का है। अब किसी को बांध के हम नहीं सिखा जी सकते, वो दूसरा सब्जेक्ट भी होगा तो उसमें हम उसकी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। मान लिया कोई हिंदी की कोई कविता है तो उसके अंदर उसी के मान लिया कोई पात्र है, शेर है या कोई इस तरह का चीज है तो उसका प्रयोग करके बता देते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस तरह वो है कि छोटा सा वो मैं बताऊं कि बच्चों को अट्रैक्ट करना होता है मेन। कई बार ट्रेनिंग में तो बच्चों को अगर मान लिया क्यों भाई बोर हो रहे हैं तो उनको जी हंसाने के लिए कि जिस तरह भाई छोटा सा वो है कि मामूली से 2-3 लाइन का मैं बता देता हूँ। जी गीत है कि ऐसी खीर बनाइए सारे मिलके खाइए, ऐसी खीर बनाइए सारे मिलके खाइए, तो कौन खाएगा चम्मच नाल, मैं खाऊंगा चम्मच नाल, चम्मच 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 चाहिए। इस तरह के हैं तो वो बच्चे हंसते भी हैं और उसमें सीख भी जाते हैं। कविता, जब कविता का जिक्र आ ही गया और हाँ आप जी। एक कवि भी है, तो आपने जी हरियाणवी में कोई कविता लिखी है क्या? नहीं सर, हरियाणवी में मैंने कभी प्रयास नहीं किया।
मेरा अच्छा, शुरू अच्छा। से ही, मैं जब रेडियो स्टेशन पे भी देता था उस जी। टाइम नाटक वगैरह में किया, मैं जिस तरह एक दो नाटक में भाग लिया था मैंने। अच्छा, अच्छा। अपने चांदराम सेंटर मिनिस्टर होते थे, उन्होंने सम्मानित भी किया था एक बार दिल्ली में। जी। एक दो नाटक वगैरह तो किए सर, हरियाणवी नाटक काफी किए, लेकिन कविता वगैरह नहीं लिखी सर। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ हमारे बहुत सारे हरियाणा के दर्शक भी जुड़े हुए हैं। हमारे हाँ जी। दो मित्र, एक सोनीपत से हैं और एक गुड़गांव से हैं, बलजीत बलजीत सिंह जाखड़ और जोगिंदर अच्छा सिंह जी। खत्री, है ना? जी। तो मैंने कहा अगर आप हरियाणवी कविता सुनाए थे तो नहीं, हरियाणवी तो नहीं है सर, बाकी एक दो गजल के दूसरे और मैं शेर सुना सकता हूँ अगर आप जी, जी, कहें तो। जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो है सर, सफर पे अपने मैं जिस रोज निकल जाऊंगा, जी, सफर पे अपने मैं जिस रोज निकल जाऊंगा, जी। बुलाना लाख मगर लौट कर ना आऊंगा। नहीं, नहीं, वापस आइएगा आप सब, हम आपको बुलाएँगे। नहीं, और बुलाएँगे भी आपको। कोई, जी, और भी कोई अगर शेष है हम तो दे दो, मैं कोई जी। गैर नहीं हूं जो रूठ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक दूसरी गजल के शेर है वो, कि उनके घर जब से हम आने जाने लगे हैं, जी, उनके घर जब से हम आने जाने लगे हैं, उंगलियां लोग हम पर उठाने लगे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। इस तरह तोड़ कर न जाओ ये रिश्ता, जी, बनाने में इसको जमाने लगे हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात तो है, क्या बात है। इस तरह की रचनाएं हैं सर। काफी अनुभवी शायर है सर आप। ना सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो शायर की मैं बताता हूँ सर, मेरे को कीड़ा ऐसा, कईयों वो होता ना, लगन होती है। जी, जी, मैं आज से यानी जी जॉब भी नहीं मिली, मैं 87 88 की ही बात होगी। तो यहाँ रोहतक में भिवानी स्टैंड पे कोई कवि सम्मेलन था। जी, तो हम उस टाइम थे शायद, मैं छोटा तुकबंदी करना सीखा था सर, छोटा है। जी, तो पिताजी जाने नहीं देते थे, पिताजी थोड़े दूसरे ख्यालात के थे। मैं रात को, यानी छोटी दीवार थी, मैं 9 बजे 8:30 बजे दीवार कूद के निकल गया। जी। तो वहां वो उसका तैयारी चल रही थी, पंडाल वो लगाने की, स्टेज वगैरह। तो दीवार कितनी ऊँची थी? दीवार दीवार बस कितनी ऊँची थी? 4-5 फुट की बाउंड्री थी सर घर की। उस 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 समय आप दुबले-पतले भी रहे होंगे मेरे ख्याल है। हाँ बस वो ज्यादा वो नहीं थी। 10वीं शायद 10वीं 12वीं वो की थी समझ लो। तो जी, जी, मैंने कुछ लिखा था, तो मैं वहां चला गया भिवानी स्टैंड पे, पैदल पैदल दस जी, पंद्रह मिनट का रास्ता था वहां। मैं उनको बोला भाई मेरे को तो अपनी एक कविता सुनानी है। जी, अब वो बोले भाई आप तो बच्चे हैं, आप क्या सुनाए माँ जी, नहीं मेरे को। उन्होंने मेरे को बहला लिया जी। वो बोले पहले ये ना सारा इंतजाम करवाओ, सफाई सफाई करवाओ, टाट वगैरह बिछवाओ, जो कारपेट कारपेट होता है, कारपेट वगैरह होता है सर। तो मैं लगा रहा, क्योंकि मेरे को लगन थी भाई मैं सुनाऊंगा, मेरे को ये था भाई मैं अपनी को 4 लाइनें सुनाऊंगा। तो मैंने काम करवाया साहब, करीबन 1-1.5 घंटा, पसीने भी आए। तो फिर वो मुकर गए। जी। तो मैं तो फिर जिद करके मैं तो स्टेज पे चढ़ गया, भाई मैं तो अपनी सुनाऊंगा, आपने मेरे को वो किया है। तो वहां अच्छे सज्जन लोग, सब समझदार जो कवि वगैरह बैठे, भाई नहीं इसको आने दो, बच्चे को क्या कह रहा है ये। तो मेरा पहला अनुभव वो था सर। जी, जी, बहुत बढ़िया। तो सर ये जो कविताएं आप लिखते हैं इसका मकसद क्या होता है, मतलब खुद की संतुष्टि के लिए लिखते हैं या क्या वजह होती है नहीं, जो आप लिखते हैं? कई बार ऐसा होता है सर, देखो जबरदस्ती तो हम लिख नहीं सकते, मन जी के भाव होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं जिस तरह घर बैठा हूँ शायद कुछ भी दिमाग में ना हो, लेकिन मैं जब जी मोस्टली मेरा जो रचनात्मक जो कार्य हुआ ना, मैं जिस तरह सफर में आता हूँ बस में वगैरह, तो जी, माइंड वहां इस तरह होता है भाई, रास्ते में क्या पता पूरी गजल बन जाए, अच्छा, अच्छा। दिमाग वहां चलता रहता है। और सारा मन का ही होता है, जो हम महसूस करते हैं वो सारा बस शब्दों में कागज पे उतारना होता है, शब्दों से लिखना। बहुत बढ़िया। सर, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में आपको कोई खास शख्सियत दिखती हो उसको देख के आप लिखते हो? नहीं सर, ये तो मैंने जो जितनी भी सुनाई दर्द भरी सुनाई है, ये तो बिछड़ने की है। उन वो वैसे मैं एक शेर सुना देता हूँ, जब आपने रोमांटिक बात की तो, के पास से जब भी कोई गुजरेगा, दिल में तेरा ख्याल जी उभरेगा। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, भूल पाऊं ये कैसे मुमकिन है, वक्त जो साथ साथ गुजरेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो जो आपके साथ भी वक्त गुजर रहा है ये भी याद रहेगा, इसको भूल नहीं पाएंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। फरीदा शोक जी पूछ भी रही हैं कि कब लिखते हैं आप? लिखने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं वैदा जी,
बस जब यूं होता कि भाई कलम हाथ में हुई और मन किया तो लिख दिया। कश्मीर से हमारी कनेक्टिविटी की भी दिक्कत लग रही है सर भगोड़ा जी। हाँ थोड़ा हो जाता है। आपकी आवाज कट रही है, इनकी आवाज ठीक आ रही है, मेरी भी ठीक आ रही है, आप ही की आवाज कट रही है। हाँ, नहीं भट्ट साहब की वो आवाज में कभी कभी दिक्कत आती है। मैं उनको भी नहीं देख पा रहा हूँ, सर को भी। अच्छा अच्छा, मैं तो देख पा रहा हूँ उनको। मैं आप हरीश दोनों को देख पा रहा हूँ सर। हरीश मैं भी देख पा रहा हूँ आप दोनों को। हरीशचंद्र भट्ट जी लिख रहे हैं कि आप एक ऑलराउंडर कलाकार हैं। जी सर। सर मैं प्रयास करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझता हूँ। मैं तो अपने आप से क्या पता मैं छोटे से बच्चे से सीखने को मिल जाए, मैं अपने आप को इतना वो नहीं मानता, और मैं सीखता भी रहता हूँ। मैं एक अगर अच्छा, मान लिया कई बार ऐसा होता है सर, मान लिया कोई चीज मेरे काबू में नहीं है, मैंने वो कभी की भी नहीं, तो मैं दूसरे से सीखने में उसमें बुराई नहीं समझता। जी बहुत बढ़िया, एक जो अच्छे हमारा शिक्षक, अच्छा मैंने अपनी शिक्षक भी होता है जो हमेशा सीख सके। मैंने अपनी जिंदगी में सीमेंट का काम कभी नहीं किया था सर। जी जो स्कल्पचर वगैरह हम तैयार करते हैं, मैंने कभी नहीं किया था। मैंने जी उसके लिए खोज की। मैं जब हमारी वर्कशॉप लगी चंडीगढ़ में, तो मैंने उस टाइम भी मैंने वहाँ जो हमारी कोऑर्डिनेटर थी एलावत मैडम है, तो मैंने उनको भी कहा माँ जी मेरे को कोई ऐसा बता दो जो मेरे को मिट्टी का काम सिखा दे। उन्होंने एक दो नंबर भी दिए लेकिन वो आए नहीं। फिर मैंने अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही मैंने प्रयास किया सर। तो वहाँ मेरे को एक बंदा मिल गया जो अच्छा, जो मंदिरों में मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, जी और जो कहीं भी जो सीमेंट का काम करना होता है, या पार्क के अंदर कोई हनुमान की तस्वीर बनानी होती है, कुरुक्षेत्र से है वो, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, और ब्रिज दिमान जी है जी। जी क्योंकि उनका नाम नहीं लूंगा तो मैं समझता हूँ शायद मेरी वो विफलता रहेगी। ब्रिज दिमान जी हैं और काफी एज्ड हैं सर। तो मैंने उनको बुलाया। मैं भाई माँ दिमान जी देखो, मेरी औकात इतनी तो है नहीं कि मैं आपको पैसे उतने दे सकूं जितनी शायद अपेक्षा आप करते होंगे, लेकिन ऐसा है कि भाई जो मेरा मान सम्मान आपका मैं आपका कर पाऊंगा, मैं वो उतना कर दूंगा। तो मैंने उनको 5 दिन बुलाया सर स्कूल में, जी ब्रिज दिमान को। तो उन्होंने सीमेंट से हमारे को कैसे तस्वीर बनाई जाती है वो बच्चों को और मेरे को सिखाया उन्होंने। और वो यानी वो हमने फिर एक रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी 3.5 फुट की प्रतिमा तैयार की सर हमने। जी और अब भी जब भी कभी कहीं वो काम करते हैं, उनका एक भतीजा है सर, वो जब भी काम करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ भाई जहां भी काम करो मेरे को बताया करो, क्योंकि मेरे को सीखने की ललक रहती है 24 घंटे। कोई चीज कहीं से नहीं, कहाँ से जो सीखने को मिले तो मैं वहां पहुंच जाता हूँ सर। जिस तरह कविता करने के लिए पहुंच गया था ना, इसी तरह मैं सीखने के लिए भी पहुंच जाता हूँ। बढ़िया। हरियाणा हरियाणा की पत्रकारिता में नरेंद्र विद्यालंकार जी का बड़ा नाम रहा है कभी। हाँ जी, वो आज भी और मेरे फ्रेंड हैं सर। अच्छा अच्छा, वो तो पहले रोहतक थे, उनके जो कपिल जी के वो लड़के हैं, और एसएस जी बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं वो। जी जी तो उनके साथ एक इंडियन एक्सप्रेस के खलीक अहमद थे, वो भी उनके जी, साथ भी खलील मैं अहमद काफी टाइम रहा। जी तो वो थोड़ा ही टाइम रहे रोहतक में। जी तो काफी अच्छे लोगों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तभी आप लोगों के साथ बैठे हैं सर। इतनी हमारी क्या औकात है। सर एक सवाल आपसे मुझे पूछना था सर कि जब से आप शिक्षण में आए हैं तो जी कौन सा वो पल था जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी सर? कब आप सबसे ज्यादा खुश थे एक शिक्षक के रूप में? सर, शिक्षक तो तभी खुश होता है जब अपना पढ़ाया हुआ बच्चा कोई कामयाब हो जाता है। नहीं, वो हमारी कोई सबसे एक बड़ी पल सर, कामयाबी वही होती है। कोई एक तो पल बताइए सर जब सबसे अच्छा लगा आपको। सर मैं जिस तरह सफर पे कई बार आता हूँ, तो मैं एक बार मेरा वास्ता हुआ कि मैं वाया कुरुक्षेत्र निकलने लगा, मेरे को पानीपत काम था कोई। जी जी तो मेरे से वो बच्चा कठवाड़ में पड़ा हुआ था। जी तो जिस तरह मैंने बताया मैं एक्स्ट्रा टाइम भी देता था, तो वो जो सही बच्चे होते हैं वो टीचर की कदर करते हैं सर। जी बिल्कुल। तो मैं जब कुरुक्षेत्र से मैं बैठा बस में, तो मैंने जेब से पैसे निकाल के कंडक्टर को दिए, जी हाँ भाई पानीपत की बस देख ले, वो टिकट देना। तो उसने मेरी तरफ देखा और उस बच्चे ने मेरे पैर पकड़ लिए। जी तो गुरु जी ने अगर आपकी भी अगर हमने टिकट देनी पड़ी, तो फिर जी हमारे तो जो लानत है, हम किस लिए आपने पढ़ाए थे।
तो मेरे को बड़ा अंदर से ये खुशी हुई, भाई देखो जो शिक्षा है वो बेकार नहीं जाती सर। जी, तो सही उस कहा आपने। बच्चे ने उसी टाइम वहाँ कोल्ड ड्रिंक लेके आया नीचे जाके, जी और स्नैक्स वगैरह लेके आया, और जी, वो पैसे मेरे को वापस दिए। मैंने बोला गुरुजी आप, मेरा सौभाग्य का आप मेरी बस के अंदर आज आप सफर कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सही। पल आ जाते हैं सर कई बार, जो बच्चे होते हैं। जी सर, अच्छा होता अगर वो अगर वो किसी एयरलाइंस में पायलट होता। अरे हो जाएगा सर, अभी हैं काफी बच्चे इस तरफ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होता, वो थोड़ा पारिवारिक वो भी होता है ना सर। हमने शुरू जी से ही गांव में जॉब की है, और गांव के बच्चे बेचारे उसी भागदौड़ में रहते हैं। जी जी। तो एक एक सवाल आया सर, फरीदा मैडम पूछ रही है और मैं भी उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूँ। वो पूछ रही है कि अगर आप एडिटर होते तो, अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स है सर, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एडिटर होते तो वैसे मैं संतुष्ट हूँ अपनी जॉब में, एडिटर होते तो और अच्छा होता सर, क्योंकि वैसे मैंने एडिटिंग का काम किया है। मैंने बताया रोहतक पोस्ट जो अखबार था, उसमें जी मैं एडिटर ही था, कार्यकारी संपादक था, एग्जीक्यूटिव एडिटर था। जी हुड्डा साहब का अखबार था वो। तो उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ रखा था, पहले एक बहादुर सैनी थे, वो बाद में डीपीआरओ बने, और उसके बाद मैंने अखबार संभाला। मेरा तो बस ये रहा सर, कोई बड़ा अखबार मिला नहीं, और उधर से जॉब में सिलेक्शन हो गया। तो पिताजी बोले भाई तू शिक्षक के लिए तूने डिप्लोमा किया, तू शिक्षा का काम करो। तो और भगवान की दया से आप लोगों के उससे काफी नाम कमाया है सर, बच्चों तो ने सर भी और हमने भी। पत्रकारिता के दौर में सर कोई कोई बहुत स्पेशल, कोई अविस्मरणीय अनुभव रहा हो तो सर वो जरा हमें बताइएगा। सर रहा है, फिर बताएंगे तो वो कहते हैं ना बात दूर तक जाएगी। कोई एक बात नहीं सर, राजनेता देखी एक जाएगी जो एक भी होगा। एक राजनेता थे, उनके गांव में 15 को ना बोरियों में भर के नहर में डाल दिया था। किसको, बंदरों को? ज्यादा हाँ, गांव में उत्पात मचा रखा था। तो उन्होंने अच्छा जी ना चारों तरफ से गांव घेर के डंडों से पीट पीट के उन बंदरों को बोरी में डाल के और नहर में फेंक दिया। अच्छा। तो वो खबर मेरे को सोर्स से पता चल गई। तो मैंने वो खबर, अपने लोकल पेपर था मेरा, तो कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं था, रोहतक का हाँ ही थे, भारत जननी के नाम से। तो वो खबर मैंने सर अखबार में निकाल दी। तो बहादुरगढ़ के जो डीएस अनुज थे, वो हरिभूमि में भी रहे काफी टाइम तक, तो वो मेरे एडिटर थे। मैं उस टाइम पे पत्रकार था। तो मैंने उस टाइम मैं नांदल के नाम से लिखता था। तो वो खबर तो फिर विस्फोट का काम कर गई। अखबार आते ही मीडिया, वो पुलिस वाले उठा लाए उसको। उस टाइम पे वो सरपंच थे, तो वो वहां से छूटते ही और सीधा अखबार के दफ्तर में, सोनीपत जी रोड पे दफ्तर होता था। और जी मैं उनके साथ बैठा एडिटर के साथ। वो बोले भाई ये नांदल कौन है? तो जी पत्रकार तो थोड़े समझदार, उनको पता होता भाई कैसे डील करने। बोले हाँ जी बोलो क्या बात। तो बोला इसने हमारी ऐसी तैसी कर दी, कौन है हमारे को बताओ। अरे भाई बात क्या हुई है? ने बोला इस तरह हमारी खबर छाप दी और हमारे को थाने में पेश होना पड़ा। तो ने बोला जी जी हमारे पास तो खबर आती है, ये तो वो गांव तो मेरा दूसरा, तो बोले ये तो भोर गांव से, भोर में भी नांदल है। तो उन्होंने बोला ये तो उन्होंने खबर भेजी थी, और भाई ये सच्चाई है, हमारे पास उसके प्रूफ है। तो जी। सर कई दिन छुप के रहना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने नांदल की बजाय ताऊ के नाम से लिखना शुरू कर दिया, ब्रैकेट में ताऊ कर देते थे। मैं कहा भाई, तो कई बार बड़ी समस्याएं होती है सर, आ जाती है इस लाइन ताऊ में के तो। नाम से ना, ताऊ के नाम से याद आ गया, देवीलाल जी ताऊ के नाम से फेमस थे। हाँ वो तो और महान शख्सियत थे जी घर, और बहुत सज्जन आदमी। जहाँ रोहतक में हाँ आप रह रहे हैं, जहाँ जी, रोहतक में आप रह रहे हैं, वहां पे हाँ जो जी, आपकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे बनवारी लाल जी, हाँ जी, तो तो लोग कहते थे कि वो, उनका कहना था ये 3 लाल नहीं है, भजन लाल, देवी लाल और बंसी लाल की चर्चा चलती थी कि असली हाँ लाल जी, तो मैं हूँ, चौथा लाल जो मैं हूँ, सबसे पढ़ा लिखा लाल बिल्कुल हूँ मैं। बिल्कुल सच्चाई है सर। उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी, हरियाणा का सबसे पढ़ा लिखा लाल हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो यूनिवर्सिटी पे पूरा उसका था सर, कब्जा था। एक जी जी सवाल बहुत। आपके लिए आया सर कि आप वेद भसीन को जानते हैं क्या? पता नहीं, फरीदा मैम पूछ रही हैं, क्या आप ना वेद सर, भसीन को जानते हैं? नहीं नाम सुना है सर, जानता नहीं। जी जी जी। तो सर हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम रोज 2 सवाल पूछते हैं और जोशी सर उनके जवाब देते हैं, लेकिन आज नेटवर्क की दिक्कत के कारण जोशी सर हमारे साथ जुड़ नहीं पाए दिल्ली से। तो मैं जी सर। आज
कल के सवाल पहले अपने दर्शकों के लिए दोहराता हूँ, फिर आज के सवाल बताऊंगा। कल सर दोनों दिन के जो 4 सवाल है उनके एक साथ जवाब देंगे। तो कल का जो पहला सवाल है वो था कि हमारे देश में डायन प्रथा पर बनने वाली पहली फिल्म कौन सी है। ये पहला सवाल था कल का, उस पर अभी तक कोई जवाब हमें मिला नहीं है। और वो आज थी का मकड़ी। मकड़ी ये आपका जवाब सर, आप जोशी सर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो बताएंगे आपको सही है कि नहीं है। और दूसरा जो सवाल है वो है भारत के दक्षिण पूर्व के 6 प्रमुख मंदिर देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभा सकते हैं और कैसे। इसका जवाब तो बहुत लंबा हो सकता है, पूरी किताब लिखी जा सकती है इस पर। क्या जब आ जाता है और कैसे जब आ जाता है तो फिर वो बड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है मामला। तो जोशी सर इसके बारे में ज्यादा बेहतर कल बताएंगे। और आज के 2 सवाल सर मैं हमारे दर्शकों के लिए रख रहा हूँ सामने। तो आज का पहला सवाल है, वह मशीन जिसका इतिहास सन 1645 से प्रारंभ माना जाता है, लगभग 1818 में पेटेंट मिला, इसे हॉबी हॉर्स या शौकिया घोड़ा भी कहा गया। सन 1962 में भी एक परिवर्तन आया। इस मशीन के बारे में आपको बताना है, पता नहीं कौन सी मशीन है, ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। और सर का दावा है कि ये सवालों के जवाब गूगल में नहीं मिलेंगे, तो आपको कहीं कुछ किताबें टटोलनी पड़ेंगी, ऐसा निर्देश है। और आज का जो दूसरा सवाल है वो यह है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम संगीत वाद्य कौन सा रहा। ये बड़ा रोचक सवाल है। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम संगीत वाद्य कौन सा रहा। इस पर बहुत अच्छे जवाब आएंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये सवाल ये तो हमारे इसमें सबसे ज्यादा अध्यापक संगीत के ही आए हैं। हाँ, संगीत के लोग इसका जवाब देंगे। और एक और सवाल नवीन यादव जी पूछते हैं सर जगदीश सर आपसे, हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूल्स का प्राइवेट स्कूल्स के साथ कंपटीशन कैसा है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड रिजल्ट्स। पिछले पहले थोड़ा वो था सर, जो धारणा थी भाई सरकारी स्कूलों में शिक्षण कम होता है, लेकिन पिछले 3-4 साल से धारणा बदल गई है और अब लोग प्राइवेट स्कूल से छोड़ के सरकारी स्कूलों में आना शुरू हो गए हैं। हमारे विद्यालय में भी मैं बताऊं, पीछे स्पेशल एक बच्चा जो लिटिल फ्लावर स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, मिशनरी का स्कूल है, तो वहां से भी कुछ बच्चे आए और एक तो स्पेशल मेरे लिए आया भाई, उन्होंने नाम सुना होगा, जिस तरह हमने पार्क में काम किया, तो बोले सर मैं आपके लिए स्पेशल आया और मुझे यहाँ इसके कला के बारे में सीखना है। तो अगर आप विद्यालय के अध्यापकों की छवि अच्छी है तो नेचुरली उधर जा रहे हैं बच्चे, सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान है सब। बहुत बढ़िया सर आपने। और सर इसी मकसद को लेकर के हमने ये द टीचर शो शुरू किया कि सरकारी विद्यालयों की जो मीडिया के माध्यम से, आप तो पत्रकार भी रहे, अखबार भी कुछ भी लिख देता है सरकारी स्कूलों के लिए, सरकारी शिक्षकों के लिए, क्योंकि मीडिया को भी ज्यादातर ये पता है कि ये बड़े निरीह प्राणी हैं, हम इनके बारे में कुछ भी लिख दें ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, तो इसलिए वो कुछ भी छाप देते हैं। तो इसलिए मैं बताता हूँ सर, ऐसा वही बात आ जाती, काम की बात है सर। हम कभी मीडिया के पास नहीं जाते, कारण क्या, हमने पीछे ना वो जिस तरह गीता जयंती पे काम किया तो मीडिया अपने आप घूमता रहता है। उन्होंने काम देखा, जब हमारा काम देखा तो अपने आप कवरेज करके गए वो मीडिया, यानी अखबार ने भी, प्रिंट मीडिया ने भी कवरेज की और टीवी वालों ने भी कवरेज की। और आज के टाइम पे ये हालत है कि मेरे स्कूल के बच्चों के नाम अखबार वालों के जुबान पे है वर्बली। अगर उनको ये बताया ना भाई, और वो बच्चा नहीं आया आपका इस साल, वो स्पेशल पूछते हैं भाई आपका वो बच्चा था पिछले साल आया था गीता जयंती पे, इस साल नहीं आया क्या। वो तो सर स्टाफ का भी मामला है थोड़ा। हाँ वो तो है सर, देखो बाकी जो अच्छा काम है सर उसका वो प्रोत्साहन भी करते हैं, तो ठीक है, वो कमियां ढूंढते रहते हैं। हमने ये अपने स्कूलों में हम सोच नहीं सकते, उड़ीसा में जो रेत के ऊपर जो काम होता है ना सर, जी जो रेत की जो तस्वीरें बनाते हैं, वो मैंने अपने स्कूल के अंदर काम किया था सर एक बार, आज से 2.5 साल पहले। वो बालू रेत की एक ट्राली आई थी, रेत की ट्राली आई थी, तो हमने वहां पानी डाल के हमने कोशिश की भाई क्यों ना हम भी कोशिश करें, जब वो वहां इतना फेमस है। तो
भास्कर वाले को बता दिया किसी ने, भाई वो हमारे स्कूल का कोई साथी था, तो हमने भास्कर का जो मोटो था ना, मेरी बेटी मेरा गौरव, हमने उसी को लेके और बालू रेत के अंदर वो आकृतियां उकेर दी थी सर। तो उसने उसको बड़ा हाईलाइट किया था। तो हाईलाइट भी करते हैं, जो अच्छी चीजें हैं उनको हाईलाइट भी करते हैं पत्रकार। आपने सर मूर्तियां भी बहुत सारी बनाई हैं। नहीं, मूर्तियां कौन सर, कौन सी? जो मिट्टी का जो काम है, मेनली फिलहाल मिट्टी का काम करते हैं बच्चे। 4-5 बच्चे हैं जो वेल ट्रेंड हो गए हैं। जी। तो वो जो मिट्टी का है, जिस तरह मिट्टी का वो 1 घंटे के अंदर फिगर तैयार कर देते हैं। अब वो बच्चा 9th में हो गया है, वो 1 घंटे के अंदर और 3 फुट का एक पूरा फिगर तैयार कर देता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उसमें चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडी हो, जो भी कहें, वो 1 घंटे में वो तैयार कर देता है एक फिगर को। उसमें चेहरा भी निकालना है, उसकी आंखें वाखें, सारा टूल वगैरह सारे ले रखे हैं मैंने, लकड़ी के जो टूल होते हैं। जी जी। तो वो खोजते रहते हैं। पहले कैथल में तो मिलता नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा काम होता नहीं है, ना कोई वहाँ आर्ट यूनिवर्सिटी है, ना कोई इस तरह का कॉलेज है। तो कुरुक्षेत्रा से, कई बार रोहतक से या चंडीगढ़ से चक्कर लगते, तो वहां से हम ले आते हैं। तो वो 1 घंटे में काम कर देते हैं सर बच्चा। और बढ़िया। गीता जयंती पे भी लाइव इसी तरह दिखा देते हैं। वहां जो अधिकारी आते हैं हमारे डीओ लेवल के, तो वो देखते हैं, वो दांतों तड़े उंगली दबाते हैं कि भाई इस लेवल के बच्चे, 6ठी-7वीं के बच्चे और मिट्टी का स्कल्पचर तैयार करने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इन्हीं कामों के लिए आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं सर, बहुत सारे प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं। बस, तो बधाई आपको बहुत बहुत। धन्यवाद सर। तो मैं सर आपसे हेलो कार्यक्रम का, चूंकि 1 घंटे का समय है और हम 10 मिनट ऊपर हैं उस जी समय डॉक्टर से, साहब। तो मैं आपसे एक अंतिम एक सवाल पूछता हूँ। मूर्तियां आपने बनाई सर? है जी, ये क्या कह पूछ रहे रहे थे? हैं कितनी कितनी मूर्तियां आपने बनाई होंगी अभी तक? हमने सीमेंट की तो एक ही बनाई है सर, जी और जी एक फाइबर से तैयार की है, एक उसको सांचे में लगा रखा है। जो फाइबर का काम होता है जी ना आजकल, जी हमने जी हमने फाइबर का भी काम सीखा था किसी से। तो जी। एक फाइबर का जी हमने निकाल रखा है चेहरा इतना, जो यहाँ गर्दन तक का। और एक जो है ना, हमने लगा रखा है सांचे के अंदर, पीओपी के सांचे में। जी। 2 फाइबर की तैयार कर रखी है, एक सीमेंट की है, और बाकी क्ले की रखी हुई, मिट्टी की बनाई हुई है। मैं आपके पास पिक भेज दूंगा, मेरे बढ़िया सर, पास है बढ़िया। उनकी, वीडियो अच्छा भी है, अच्छा। फोटो भी नहीं है। नहीं, आप पिक्चर मत अगर दीजिए सर, पिक्चर मत दीजिएगा आप, मेरी मूर्ति बना के भेज दीजिएगा। क्या बात है। जरूर सर। तो उसमें मजा आएगा, हम कहेंगे लोगों से, देखिए मैं हरियाणा। बिल्कुल, फिर तो सीमेंट का काम करना पड़ेगा सर, टाइम निकाल के, क्योंकि मिट्टी की तो क्रैक आ जाती है कई बार कुछ टाइम के बाद ना। जी जी। जी 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 हाँ, हम प्रयास करेंगे, जब भी बीच में टाइम लगेगा, बच्चे तैयार हो जाए, तो छोटी जी। को कोशिश करेंगे आपके पास भिजवाने की। धन्यवाद सर। अगर आप ठीक है। बना देंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊंगा अरे सीमेंट की नहीं, तो। आप कभी वैसे आओ, आपका स्वागत है सर, स्कूल देखने आ जाओ इस बहाने। बिल्कुल जी सर, जी आपके अवश्य। दर्शन करने जरूर आएंगे। आपको आप आपको धरातल पे ये पता चलेगा कि भाई हरियाणा के जो सरकारी स्कूल है एवं ही नहीं है, जो लोग कह देते हैं भाई चलिए सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं होता। चलिए भट जी, आपको कार्यक्रम बना लेते हैं, अगला अगला लाइव शो इन्हीं के यहाँ से कर लेंगे। हाँ, तो जी जी, वहां पक्का आपको ये नहीं सर। होगा कि भाई हम कहाँ आ गए। आते हैं सर, आते हैं। हरियाणा में आया था 2 साल पहले, तो बहुत अच्छा अच्छा लगा अच्छा। था। बच्चों का कला उत्सव मैंने हाँ, देखा बस था वो कुरुक्षेत्र में। तीन सौभाग्य नहीं हुआ सर, कला उत्सव में जब आप आए हैं, तो मैं लगातार 4 साल दिन तक से वही मेरा काम होता है, और 3 बहुत साल से शानदार लगातार मेरी प्रदर्शन की पोजीशन प्रतिभाओं को देख होता करके, तब और फिर तब राष्ट्रीय है। स्तर के कला उत्सव में भी मैंने देखा। तब ये हाँ जो जी। आए थे ना, जब ये कला उत्सव में आए थे, उस समय जी ये जी जी बच्चे जी। थे, मुझे नहीं आई थी इनकी। अब बड़े हो गए, मुझे आ गई ना, इसलिए आप पहचान नहीं, नहीं पाए। उसके हम सर कला उत्सव के बाद भी, स्टेट में जीतने के बाद हैदराबाद भेजा था हमारे को गवर्नमेंट ने, नेशनल में। वहाँ वो अच्छा, कल्चरल एक्सचेंज का भी प्रोग्राम है, बढ़िया। तो वहां बच्चों को लेके गए भी थे हम, हैदराबाद में। जी। तो वहां भी बच्चे एंजॉय करके आए 8 दिन के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर।
ठीक है सर, मैं सर आपका आभार व्यक्त करता हूँ द टीचर शो की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से, कि आप हमारे शो में आए, आपने अपने इतने कीमती अनुभव संस्मरण और हरियाणा की संस्कृति के बारे में, वहाँ की शिक्षा के बारे में पूरे देश के शिक्षकों को बताया। मैं आपका बहुगुणा जी की ओर से भी और पूरे दर्शकों की ओर से आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। बहुगुणा जी, आप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं, इनसे कह रहा हूँ अगली बार आएंगे तो फिरनी और जलेबार। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप एक सिर्फ बहुगुणा जी फोन कर देना सर, जी हर चीज आपके लिए तैयार मिलेगी। बिल्कुल। और शिक्षकों को मैं तो बल्कि सभी हरियाणा के हो चाहे बाहर के शिक्षकों, सभी को एक ही कहूंगा कि आप अपने पेशे के प्रति समर्पित रहिए और जी ये धारणा चेंज कीजिए वे सरकारी स्कूलों में काम नहीं होता, ताकि जी जी लोग उसकी तरफ आ सके ज्यादा से ज्यादा। अच्छा लगा आपसे मिलकर के। हाँ जी, आपने हमारे को इस लायक समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये याद रहेगा। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इससे पहले कि शो को मैं समाप्त घोषित करूं, एक कल के शो के बारे में सूचना देना चाहूंगा। कल शाम ठीक 7 बजे द टीचर शो के 49वें एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय, जो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। वो संगीत के साथ साथ कला की और सारी विधाओं में रुचि रखते हैं, और उनकी सबसे खास बात यह है कि वो किसी भी गाने को उल्टा और सीधा एक साथ गा सकते हैं। अरे बहुत वाह, बढ़िया क्या बात बात है, अरे वाह। तो भट्ट जी एक विलक्षण। भट्ट जी और एक और बात बताना चाहूंगा उसके बारे में, उनके बारे में मैं, और वो दोनों हाथ उसे एक साथ लिख लेते हैं सर, बोर्ड में, ब्लैक अरे बोर्ड अरे में, वाह, व्हाइट बोर्ड में, अरे वाह वो तो दोनों हाथों से ऐसे विलक्षण और ऐसे प्रतिभा एक है साथ सर। लिखते हैं। तो अरे कल वाह। आप देखिएगा। जरूर सर, जरूर। हमारे एक शिक्षा अधिकारी जी हैं आकाश सरस्वत जी। उनका चमत्कार, उनका जादू प्रतियोगिता भी है। बहुत अच्छे शो में होंगे प्रदीप उपाध्याय भी शाम 7 बजे। हाँ बहुगुणा सर, आप कुछ कह रहे थे? हमारे इस शो को हमारे शिक्षा अधिकारी भी देख रहे हैं उत्तराखंड में। जी तो उनका कहना है कि आप जब किसी भी अध्यापक के बारे में बताते हैं तो उनका स्कूल का नाम जरूर बताएं, ताकि वो अगले भ्रमण में उनके स्कूल में जा सकें वो। हाँ जी बिल्कुल, जी, अच्छी बात है सर, बिल्कुल। जी। क्या क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं सुन नहीं पाया, फिर से बताइएगा। उनका कहना है कि जब भी आप किसी शिक्षक का परिचय देते हैं तो उनके स्कूल के नाम के बारे में जरूर बताएं, ताकि कभी उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो उनसे उनके स्कूल में जा सके वो। जी जी जरूर सर, जरूर। हम कोशिश करेंगे कि, लेकिन उत्तराखंड के अधिकारी हरियाणा कैसे जा पाएंगे सर? नहीं, वो उत्तराखंड के बारे में कह रहे थे, वो उत्तराखंड के हमारे शिक्षक अधिकारी कह रहे थे, शिक्षा अधिकारी कुछ कह रहे थे। आकाश सरस्वत जी ने कल कहा कि उनके नाम, अगर स्कूल का नाम भी लिख देंगे तो जब कभी भ्रमण में जा रहे हैं तो उनसे मिलते भी आएंगे। जी जी जी, हम परिचय, जी जी हम फेसबुक में जो परिचय डालते हैं उसमें लिखते हैं सर स्कूल का नाम भी, पूरा परिचय लिखते हैं जब हम, तो उसमें लिखते हैं। तो मैं आपका सर जगबीर सर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती समय आपने निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद अपने सर। अनुभव से हमें लाभान्वित किया। बहुगुणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं शाम ठीक 7 बजे ठीक है सर, उपाध्याय जी के साथ, जुड़ेगा हमारे साथ द टीचर्स। जरूर। नमस्कार।